हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड की। क्या ये सही समय है सोना खरीदने के लिए या आपको कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? जितने भी आपके मन में सवाल है, सभी सवालों के आपको जवाब मिलेंगे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। और हमारे साथ स्पेशल मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजत धरजी, डायरेक्टर इंडिया फेडरेशन फॉर इन्वेस्टर्स एंड ग्लोबल ट्रेडर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। ये लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या अभी सोना खरीदें या थोड़ा रुक जाएं, सोने के दाम कम होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोना बढ़ रहा है, थोड़ा कम होता है फिर बढ़ जाता है। इसमें तो मैं सीधी ये बात कहूँगा कि सोचिए आप सचिन तेंदुलकर हैं, क्रिकेट की पिच पे हैं, तो कितनी बॉलें आप छोड़ेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि मैं अब रन लूँ या मैं अब छक्का मारूँ। द पॉइंट इज़ कि जब आप सोने को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, इट इज़ नॉट अ स्टॉक मार्केट। मतलब कहने की बात है कि स्टॉक मार्केट एक दिन में 500,000 पॉइंट चढ़ता है, 500,000 पॉइंट नीचे आता है। सोना एक कमोडिटी है और ये वो कमोडिटी है जिसे हम प्रेशियस मेटल कहते हैं। और ये प्रेशियस मेटल जिस कैटेगरी में आता है और जिस टाइप की इसकी अपने कैरेक्टरिस्टिक है, ये दिन में इतना उछलता कूदता नहीं है, तो ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है। तो इस कारण आप टाइमिंग के चक्कर में ना पड़ें। तो आप ये मत सोचिए कि क्या सही है ये समय में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप जिस समय डिसाइड करेंगे वही समय सही है गोल्ड में जाने के लिए। और हम आगे बताएंगे कि कैसे कर सकते हैं। मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो समय है सही समय है। नहीं तो एक जो आम आदमी है उसके मन में ये है कि चलो अभी तो फेस्टिव सीजन है, फिर कुछ कम होगा, क्योंकि अब तो सोना ऐसा हो गया है आम आदमी के पहुंच से दूर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सोना आम आदमी के हद से बाहर निकल गया है। अब ये इस पे भी डिपेंड करता है कि पहला कि मैं सोने को किस रूप में ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि अब सोना सिर्फ आप बाहर जाके ज्वेलर से नहीं खरीद सकते हैं, आप छोटे छोटे यूनिट से भी खरीद सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि क्या मैं इस प्राइस पॉइंट पे, इस कीमत पे सोना खरीदूँ या नहीं खरीदूँ। तो इसमें आपको एक सबसे पहली बात ये जाननी होती है कि सोना अपने में क्या करता है। आप 2020 छोड़ दीजिए, 2020 से अगर आप पहले के 8 साल देखेंगे, आप देखोगे सोना ऐसा रहा है। मतलब 1-2% ऊपर, 1-2% नीचे, 1-2% ऊपर नीचे। 8 या 9 साल के बाद वो एक साल में जब कोविड आया 20% बढ़ा, एंड फिर हम जो देख रहे हैं आज प्राइस 1 लाख के ऊपर है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, सोना एक ऐसा होता है जब भी ग्लोबली जितनी वॉलेटिलिटी होगी मार्केट में, जितनी आप समझो अराजकता होगी या अनस्टेबिलिटी होगी या देश एक दूसरे पे हमले करेंगे या कुछ करेंगे, गोल्ड बढ़ेगा। जो आप ये कह रहे हैं कि युद्ध के हालात होंगे तो उस हिसाब से गोल्ड बढ़ेगा। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे आके जो मेरे को समझ आ रहा है, शॉर्ट टर्म में 6-8 महीने साल भर में सोने ने एक अपनी स्टेबिलिटी बना ली है। तो वो चीज़ तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 6 महीने का भी ट्रेंड देखेंगे, गोल्ड अपने उसी रेंज के अंदर फ्लोट हो रहा है, तो करेक्ट नहीं हुआ है। तो क्या अब अच्छा ये है कि घर पे सोना कैसे रखें, है ना, लॉकर में रख रहे हैं, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या डिजिटल गोल्ड लेना चाहिए या फिजिकल गोल्ड आज भी बेस्ट है? इसमें भी मेरा एक और सवाल है कि क्या बिस्किट की तरफ जाना चाहिए, कॉइन की तरफ जाना चाहिए या ज्वेलरी लेनी चाहिए? क्या सबसे बेस्ट ऑप्शन है? नहीं, ये बहुत क्रूशल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने जितने भी 4 या 5 सवाल पूछे हैं, 4 या 5 सवाल आपने 4 या 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर, कंज्यूमर या बायर के लिए पूछे हैं। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि ये कैसे है, मैं तो सिर्फ सोना खरीदना चाहती हूँ और मैं आपको कह रही हूँ कि क्या मैं बिस्किट में लूँ, कॉइन्स में लूँ, फिजिकल ज्वेलरी में लूँ या डिजिटल में लूँ। ये ऑप्शंस हैं। अब देखिए, आप एज ए कंज्यूमर ऑप्शन देख रहे हैं कि मैं कैसे लूं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए किस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन सबसे बेहतरीन है। जैसे सबसे पहली बात हम सबसे इजी करते हैं, 1 क्लिक बाई। 1 क्लिक बाई का मतलब क्या है? सबसे छोटी मात्रा में अगर मुझे गोल्ड खरीदना है और क्विकली खरीदना है और रखने का झंझट नहीं चाहिए, तो आप गोल्ड बीज ले सकते हैं। गोल्ड बीज क्या होता है कि गोल्ड जो एक लिक्विड फॉर्मेट में आप डीमैट के थ्रू ले सकते हैं। 5,000, 6,000, 10,000 हैं आपके पास, आप हाँ मिनिमम आप समझ लीजिए 5-6 हज़ार, वो एक यूनिट के हिसाब से होता है, आप वो ले सकते हैं। 1 ग्राम के मल्टीपल्स का आप समझ लो एक तरह से, जस्ट टू पुट दैट फिगर। अब जब वो 5-10 हज़ार होता है, आप उसको लेके रख सकते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में होता है, और आप उसको जैसे आपने क्लिक करके बाई कर लिया, आप अगले दिन सेल कर लो। अब एक चीज़ तो इससे गारंटी होगी कि आप सोना लेने से वंचित नहीं है कि भाई सोना महंगा है। आप किसी भी प्राइस पॉइंट में आपने वो एक मिनिमम यूनिट का बाई कर लिया। दूसरी चीज़ ये आती है, अब आप कहोगे इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है? यही डिजिटल गोल्ड है। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है मेरी खुद की पर्सनैलिटी, जिसको हम कहते हैं सेल्फ सैबोटैज। अब आप कहेंगे क्या?
सपोज आज सोना 1 लाख का है, 1 लाख के हिसाब से सपोज आपने आज 10,000 रुपये डाल के 10,000 का सोना खरीदा। अब ये 1 लाख का सोना 2 लाख हो गया, आपके 10,000 की वैल्यू 20,000 होगी, और सोचो आपने 50,000 डाला था, आपका 1 लाख हो गया। आप क्या करोगे? आप क्लिक करोगे और सेल कर दोगे। क्यों? क्योंकि जब आप उस गोल्ड को देखोगे, प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम जब गोल्ड को बाई करते हैं डिजिटली, हम ये सोच के बाई करते हैं कि हम सोना खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप उस पर देखते हो कि भाई मेरा सोना डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, आप ये नहीं सोचते, आप सोचते हो मैं पैसा बचा लूँ, पैसा बचा लूँ। बचाने का मतलब है कि भाई अगर मेरा 50,000 1 लाख हो गया, कहीं मैं खो ना दूँ, कहीं गोल्ड का प्राइस कैच गेन हो जाए, और आप बेच दोगे। वही 50,000 की अगर आपने ज्वेलरी ली होती, तब आप इस मानसिकता में नहीं होते, इस साइकोलॉजी में नहीं होते। सो देयरफॉर जहाँ पे डिजिटल गोल्ड एक बहुत आसान, सेफ, सिक्योर और इजी टू स्टोर मैकेनिज्म है, वहाँ पे आप अगर आपका अपने पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है और आपको एक फोमो है कि भाई मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए, तो डिजिटल गोल्ड आप सबोटैच भी कर सकता है, मतलब आप खुद ही बेच दोगे। ये एक तो बेचना हो गया, दूसरा ये भी है कि इतना पैसा मतलब कट भी तो जाता है। अच्छा, अगर हम हाँ। फिजिकल भी लेते हैं तो एक तो हमें जीएसटी देना ही देना है, मेकिंग देनी है, बिल्कुल। लेकिन डिजिटल में ये है कि जब आप उसको बेचते हो या निकालते हो तो फिर भी आपका और पैसा भी कट रहा है। एग्जैक्टली इसमें अगर आप फिजिकल गोल्ड लेंगे तो वेस्टेज ट्रिमेंडस है, मेकिंग चार्जेस ट्रिमेंडस है। दूसरी बात है आप स्टोर कहाँ करोगे, आप लॉकर में रखोगे, लॉकर के अंदर भी लिमिटेशन है। आपने लॉकर में चाहे 1 लाख का सोना रख लिया या 10 लाख का रख लिया, कल को अगर लॉकर को कुछ हो गया, लिमिटेशन सिर्फ आपकी 1 साल के आई बिलीव चार्जेस या उसकी होती है, तो अंदर आप कुछ भी कल को कहेंगे कि मैंने इतना सोना रखा था या मेरे फलाने पेपर थे, उसकी कोई गारंटी नहीं आपको मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, तो फिजिकल गोल्ड अगर मैं लेना चाहूँ तो जैसे मैंने कहा था कि वो किस सूरत में सबसे जायज़ है। मतलब अगर आप एक नौकरी पेशा नहीं हैं, आप कंसल्टेंट हैं या आप बिज़नेस में हैं, आपको ये पता है कि भाई बिज़नेस में मेरे को रिस्क होता है, मुझे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या पर्सनल लोन लेना होता है जो बहुत महंगा होता है, पर्सनल लोन बहुत महंगा होता है, तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड बाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। तो देन आपने उसको भले ही लॉकर में रख दिया, आप लोन अगेंस्ट गोल्ड ले सकते हैं। लोन अगेंस्ट गोल्ड से क्या होता है कि आपको कोई सैलरी स्लिप, कोई इनकम टैक्स प्रूफ, कोई आईटीआर कंप्यूटेशन नहीं दिखानी होती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप बता रहे हैं। बहुत, क्योंकि मैं आपको अपनी बात भी कह सकता हूँ कि जब मैं पिछले 20 साल से बिजनेस में हूँ, कंसल्टिंग में हूँ, फेडरेशन के काम में हूँ, और कोविड के टाइम में भी जब धंधे बिल्कुल बंद हो गए थे, 2 साल सैलरीज देनी होती थी, देयर वाज अ टाइम देन वी टुक अ लोन अगेंस्ट गोल्ड। मतलब अगर आप गोल्ड भी ले रहे हैं, फिजिकल भी ले रहे हैं, तो अगर बिस्किट ना लेकर के आप ज्वेलरी, हाँ, क्योंकि बिस्किट, हाँ, क्योंकि बिस्किट और कॉइन्स के ऊपर आपको लोन अगेंस्ट गोल्ड नहीं मिलता। आपका पर्पस ये है, अगर आपको मेकिंग बचानी है तो फिर आप बिस्किट ले लो। एग्जैक्टली अगर आप कहते हैं मुझे मेकिंग बचानी है तो आप बिस्किट या कॉइन ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कल को ये सोचते हैं कि नहीं हो सकता है मैं 2 साल के बाद बिजनेस स्टार्ट करूं एंड यू नीड टू हैव ए कोलैटरल, आप अपना कैश नहीं खपाना चाहते। मतलब कहने की बात है, अगर मेरे पास 50 लाख का सेविंग्स है म्यूचुअल फंड, और मेरे पास सपोज 50 लाख का सोना भी पड़ा हुआ है जो शादी में आया था, या बिस्किट थे या गोल्ड थे, अगर मेरे पास फंजेबल लिक्विड जो भी मेरी सेविंग्स है, अगर मैंने वो खर्च कर दी तो मेरे पास खर्चे के लिए क्या बचा। लेकिन मेरा घर या मेरा सोना वो मोनेटाइज नहीं हुआ है। मतलब आप सोना जो है वो हमेशा ही चमक बिखेरता रहेगा, चाहे कोई भी दौर हो, है ना? बिल्कुल। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, होम लोन और लोन अगेंस्ट गोल्ड में सबसे बड़ा फ़र्क क्या है। सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया, आपकी किस्त पता कितनी बनती है? सिर्फ 5,000 गोल्ड लोन में। हाँ, क्यों? वो सिर्फ आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अच्छा। वो आपसे प्रिंसिपल नहीं चार्ज करते। सो मतलब अगर मैंने 10 लाख का, अगर आपने गाड़ी का लोन लिया, आपकी किस्त कम से कम 10 या 15,000 20,000 बनेगी। होम लोन में भी यही है, 10,000। हाँ। तो अब सीन ये होता है, जब आप लोन अगेंस्ट गोल्ड लेते हो, वो आपसे प्रिंसिपल नहीं मांगते, वो कहते हैं भाई 5,000 की आपकी इंटरेस्ट है, आप सिर्फ 5,000 दो। अब सीन क्या होता है, जब आपके पैसा हुआ तो फिर आप हाँ, अब सपोज 3 महीने के बाद मैं बिजनेस करता हूँ, 3 महीने के बाद मुझे 2 लाख रुपए आए, मैंने 2 लाख प्रीपे कर दिया, खत्म कर दिया। सो इससे क्या होता है, आप पे ब्याज का प्रेशर भी नहीं आता है, क्यों? आप सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं। तो ये आपका दूसरा सवाल था कि भाई डिजिटल और गोल्ड ज्वेलरी। सवाल आया कि अब तो 9 कैरेट की भी ज्वेलरी आ गई है, मंजूरी तो इसको मिल चुकी है। मंजूरी नियरली आप समझ लिए हो चुका है। हाँ, तो कब तक ये हो जाएगा? तो क्या फिर इसमें भी मतलब अब जैसे कैरेट है तो क्या 9 कैरेट में भी लोन मिल जाएगा ऐसा? नहीं, 9 कैरेट पे लोन नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ लोन क्या होता है। चाहे आप HDFC होम लोन करिए या क्या करिए, उनके पास डिफरेंट मापदंड होते हैं। मतलब जब आप ज्वेलरी लेके जाते हैं, आप कानों की बालियां दीजिए और आप गले की चेन या कड़े दीजिए। आप देखेंगे कानों की बालियां या नेकलेस जो बिल्कुल पतले होते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं। अच्छा। क्योंकि उनको वो ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखानी है। लेकिन जो कड़े होते हैं उसमें भले ही सोना ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी थिकनेस होती है तो वो रहता है। तो जब आप देखेंगे फॉर द सेम वेट, फॉर एग्जाम्पल पर ग्राम ऑफ द वेट, आपको कड़े पे ज़्यादा लोन मिलेगा एज कम्पेयर टू बालियाँ।
और हेवी ज्वेलरी, हाँ एग्जैक्टली तो जब आप अगर 9 कैरेट की ज्वेलरी को लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसको कंसिडर ना करें। कहने का मतलब मैं इस पे आपको 2 पॉइंट्स कह सकता हूँ। पहली बात है, गोल्ड को बाई करने का कोई टाइम नहीं होता। हाँ, आप 4 मौके साल में ढूंढ सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि मैं कब बाई करूं, सोना कब खरीदें। हाँ कब, तो मैं टाइमिंग कहते हैं, हालांकि टाइम कभी होता नहीं है, लेकिन मैं 4 मौके आपको बता सकता हूँ। आपकी शादी, आपके बच्चों का बर्थडे, आप मैरिज एनिवर्सरी, बच्चों का बर्थडे, बीवी का और खुद का बर्थडे, बाकी धनतेरस आपका या कोई फेस्टिवल्स हो गए तो उस पर हम करते हैं। ये आप बांध लीजिए कि भाई मुझे 1-1 तोला लेना है, आधा तोला लेना है, मुझे 5 ग्राम उठाने हैं, 2 ग्राम मेरे को लिक्विड बीज उठाना है, और आप उस हिसाब से बिल्डअप करिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसी तरीके से साउथ दिल्ली के बिजनेसमैन, मैंने 2008 में बिजनेस में जब मैं HDFC बैंक में आया था, एंड हमारे वहाँ HNI बैंक क्लाइंट्स आते थे जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन थे। दे यूज्ड टू कम ऑन दीज 3 और 4 ओकेजन्स एंड बाई गोल्ड, एंड वो गोल्ड बिस्किट खरीदते थे, आपके जो बार्स होते हैं, और हम पूछते थे भी क्या करते हो, कहते नहीं हमने 4-5 ओकेजन्स पकड़े। अब हमें ये पता नहीं होता था, बाद में वो बिजनेस या कोलैटरल या 10 चीज़ करते थे, बट दे यूज टू यूज दिस, बट दे वर नॉट टाइमिंग द मार्केट, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब जब आपके पास पैसा हो, जब डाल आपको दीजिए। लगे कि खरीदना चाहिए, आप चले जाइए। अच्छा, बिल्कुल। ये तो गोल्ड तो हमेशा से इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल SIP भी है। अच्छा, लोग देखा देखी भी SIP कर रहे हैं, उसमें फिर कह रहे हैं कि इतना रिटर्न नहीं है, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के? बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जब हम SIP में इन्वेस्ट करते हैं, SIP काफ़ी बार लोगों को ये इशू होता है, यार मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे प्रॉब्लम होती है, आप SIP में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। काफ़ी लोगों को हमने देखा है जब वो कहते हैं मैं SIP में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। SIP इज़ नॉट ए प्लान, बट ये एक तरीका है, जिसको हम रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं, कि भाई मैं हर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अब सिस्टमेटिक हो सकता है हर 15 दिन, सिस्टमेटिक हो सकता है हर महीने में एक बार। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं इसमें, जो वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो पिछले 1 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मैंने पैसा नहीं बनाया। तो अगर कोई कहेगा यार मैंने तो हर महीने में 10-10 हज़ार रुपये डाल रहा हूँ और मैंने 1,12,000 डाल दिया मगर मेरा रिटर्न नहीं बना, दुविधा ये होती है। तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, हम कहते हैं कि सर आप एक चीज़ बताओ, आपकी आखिरी किश्त कब गई थी SIP में? रजत, वो तो पिछले महीने गई थी, जुलाई में गई थी। तो मैंने कहा सर जुलाई से लेकर अगस्त तक हम क्या बना लेंगे उसमें? कहते हैं यार ये बात तो सही है। मिनिमम कितना वेट करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि जब आप SIP आपकी जितनी देर से हो रही है उसको देखने का नज़रिया ये होना चाहिए, जितना भी ड्यूरेशन हुआ है आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करिए। मतलब जैसे अगर आप कहते हो कि भाई मैं 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मैंने पैसा नहीं बनाया, 3 साल से आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, 1.5 साल, 3 साल में तो आपने डालना शुरू किया था, और आज जब आप 3 साल को डिवाइड बाय 2 करेंगे 1.5 साल, सो आप ये कह सकते हैं कि हाँ मेरे को 1.5 साल हुआ इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करते हैं, SIP के लिए पकड़ लीजिए आराम से 7 साल, मतलब 7 या 8 साल। हाँ, तो अब आप कह सकते हो कि 3.5 साल में इन्वेस्टेड रहा SIP में, मतलब तो 7 साल मतलब 7 साल। एग्जैक्टली 7 साल मीन 7 साल। तब आप कह सकते हो कि हाँ मेरी SIP 7 साल से चल रही है लेकिन आई एम इन्वेस्टेड फ्रॉम एवरेज 3.5 ईयर्स। वो एक पैरामीटर आप पकड़िए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2017 से लेके 2020 तक मेरा खुद का पोर्टफोलियो, एंड मैं देख रहा था 3-4%, 6%, 7% इक्विटी पोर्टफोलियो, और काफ़ी SIP में जा रहा था, एंड एट अ टाइम आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। फिर कोविड हुआ सबके, लेकिन कोविड के बाद जब रिटर्न आया, जब मार्केट नीचे गया और ऊपर गया, देन तब उसके बाद रिटर्न्स दिखे। क्यों? जब आपका मार्केट, सपोज अगर आप पिछला 1 साल पकड़ लीजिए, 1 साल में जिसने जो भी इन्वेस्ट किया है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे गया, रिटर्न किसी ने नहीं बनाया। सो इसका मतलब है अगर यहाँ से मार्केट रिटर्न बनाता है तो आपको नियरली समझ लीजिए 2 साल लगेंगे तो जाके आप देखोगे भाई मैंने रिटर्न बनाया। कहने का मेरा मतलब है, अगर आप SIP स्टार्ट करने वाले हैं और मार्केट आज अपने ऑल टाइम हाई पे वापस नियरली आ चुका है, 6% ही नीचे है, तो ये सही टाइम है स्टार्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज द चांस, मार्केट नीचा हो तो इन्वेस्टमेंट नहीं, जब मार्केट ऊपर हो तो SIP स्टार्ट करिए। अच्छा, मार्केट जब अप हो और हम उल्टा सोचते हैं हाँ, कि अच्छा चलो ठीक है अब मार्केट, हाँ अब मैं बताता हूँ, अगर आप मार्केट नीचे, सपोज हम यही पॉडकास्ट आज नहीं कर रहे होते, 1-1.5 महीने पहले कर रहे होते, और आप कहते हैं मुझे रजत मुझे SIP स्टार्ट करनी है, अब मार्केट ऑलरेडी 17% डाउन है, तो मैं कहता हूँ मैडम आप SIP शुरू करो। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आपके पास कोई भी कॉर्पस अमाउंट है, सपोज हम कहते हैं मैं 10,000 कर रहा हूँ 1 साल के लिए, 1,20,000, मैं कहूँगा मैम मैं 1,20,000 ही देख रहा हूँ, आप 1,20,000 में से 12 3 36,000 दे सकते हो लमसम। मतलब अगर मार्केट ऑलरेडी नीचे है तो आप 30% लमसम लगाइए, बाकी आप SIP बनाइए।
अच्छा, तो मतलब अब ये आपने बोल दिया कि उसी में आपको लमसम लगाना है। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर आज 1 लाख रुपए है, एक तो हो गया कि मंथली है, मैं हर महीने अपने पॉकेट के हिसाब से 1000 डाल रही हूँ, 5000, 10, 15, 20, नो लिमिट। लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो क्या एसआईपी में डाल दें ऐसा? हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आपके पास 1 लाख आज लमसम है और आप एसआईपी में डालना चाहते हो, तो उसमें मैं आपको ये कहूँगा कि आप 1 लाख में से 30,000 सीधा लमसम डाल दीजिए। अच्छा, उसमें भी कुछ पार्ट डाल दीजिए। हाँ, लमसम डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे है। ठीक है। अगर मार्केट आज की तरह नीचे नहीं है, मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो फिर आप सीधा 10-10 हज़ार रुपया हर महीने डालिए। उसका मैं कारण बताता हूँ। जब फिर तो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी वो एक साथ? अब एक नहीं ही नहीं लाख नहीं है। नहीं 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 कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आप 30% एक साथ डालेंगे, रिमेनिंग 70% मतलब 1 लाख में से 70% जब आपका खत्म हो गया फिर उसके बाद कोई नहीं, आप नई एसआईपी बना सकते हैं या मैच्योरिटी निकाल के उसको दूसरे फंड में डाल सकते हैं। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इसमें ये होता है कि जब मार्केट ऑलरेडी नीचे है और मैं हर महीने की किश्त इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे है, इसका मतलब है लोगों ने बेच बाच के मार्केट नीचे ले आया। अब मार्केट कहाँ जाएगा? यहाँ से तो ऊपर ही आएगा। इसका मतलब है अगर मार्केट आज 100 रुपये पे है और अगले 6 महीने में ये 200 पे आएगा, इसका मतलब है मैं जो भी कुछ बाई करूँगा मैं महंगा 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 बाई कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ भाई थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही ले लूँ ठीक और है। कुछ ये आपने एसआईपी का बताया, जी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट बताया। एक आम जो नौकरी पेशा इंसान है या जो अपना बिजनेस करता है, उसको अगर 10 साल बाद का सोचना है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या बेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है? पहले तो एलआईसी करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि एक मैंने ये भी देखा ट्रेंड होता है, अच्छा सब एसआईपी कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूँ। ये भी बिल्कुल, आपने देखा होगा बिल्कुल, आपके पास जो बिल्कुल। क्लाइंट्स। दूसरा क्या सेफ है शॉर्ट टर्म के लिए? पहले आप बताइए कि मान लीजिए हमें 4 साल बाद बच्चों की पढ़ाई है, घर में शादी है, बिजनेस शुरू करना है, आपको पैसा चाहिए, आपके कुछ और आपके अपने काम हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बेस्ट है? मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत कैंडिडेट बताता हूँ। और मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ इसमें, जो काफ़ी लोगों को शॉकर आएगा जब लोग सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा, अगर मैं नौकरी पेशा हूँ और मेरे को लॉन्ग टर्म भी देखना है और मुझे अगले 2-3 साल में कुछ बड़े खर्चे आने वाले हैं, जैसे मुझे कोई गाड़ी खरीदनी पड़ रही है या बच्चे का एग्जामिनेशन आ रहा है या उसको 10-12 के एग्जाम देने कुछ है, कुछ घर में शादी है, कुछ है, तो सबसे पहले आज के सिनारियो को देख के मैं सबसे पहले कहता हूँ 2-3 रूल फंडामेंटल्स आपको इन्वेस्टिंग के ध्यान रखने हैं। मतलब पहला, जो रिटर्न मुझे मुफ्त का मिल रहा है और हाथ में आ रहा है वो तो आप पकड़ लो। अब मुफ्त का रिटर्न क्या है? फिक्स डिपॉजिट है, बॉन्ड है, जिसमें स्टॉक मार्केट का कोई रिस्क नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? पिछले 6 महीने में एफडी बेटर है, कुछ एफडीज़ हैं, ट्रिपल ए रेटेड एफडीज़ होती हैं, कुछ बैंक की एफडीज़ बेटर होती हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि सपोज़ मेरे को कोई भी अमाउंट साल में इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स तो कर रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड भी करूँगा, स्टॉक्स भी करूँगा, एसआईपी के तहत भी डालूंगा, तो मैं सारा पैसा एक जगह तो नहीं डाल रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब मैं बताता हूँ आपको। अगर हम बैंक्स की बात करते हैं, चाहे ट्रिपल ए रेटेड कॉर्पोरेट एफडी या बैंक एफडी, एसबीआई की एफडी आज शायद 6.5% की है। अगर आप श्रीराम बजाज की बात करो, वो 7, 7.5, 8% की एफडी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ पैसा तो मैं एफडी में रखूँगा या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में रखूँगा। पिछले 6 महीने में 1% रेपो रेट कम हुआ है। तो इन्वेस्टिंग का पहला रूल ये है कि भाई जो फिक्स्ड ब्याज मुझे आ रहा है बैंक एफडी के थ्रू या पोस्ट ऑफिस स्कीम के थ्रू, सपोज मैंने 20 या 30% उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे ये तो पता है कि भाई मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट आ रहा है। तो इन्वेस्टिंग का पहला रूल है कि अगर आपको एफडी, पोस्ट ऑफिस या एससीएसएस का एक गारंटीड रिटर्न आ रहा है, पहली बात है उसको रखो। क्यों? हम इंटरेस्ट रेट साइकिल के बिल्कुल टॉप पे हैं। इसका मतलब है यहाँ से इंटरेस्ट रेट साइकिल अगले 2-3 साल में नीचे ही जाएगा। जब मैं 2008 में एचडीएफसी में बैंकिंग शुरू की थी, तब एफडी रेट 11.8% था 2008 में। 2011 आते आते वो 5% रह गया। इसका मतलब है एफडी जहाँ मुझे 1 लाख का ब्याज आता होगा, मुझे 50,000 आने लगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, तो जो जहाँ पे आपका रिस्क कम हो वहाँ आप इन्वेस्ट एग्जैक्टली जैसे आपने ये कहा कि बच्चे की शादी आने वाली है 3 साल में। इफ़ यू फ्रैंकली आस्क मी, और जो इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है, अगले 3 या 4 साल के अंदर आपका कोई भी फाइनेंशियल गोल हो, बच्चे की शादी हो, गाड़ी हो या एजुकेशन हो, बुक एन एफडी, सिंपल बुक एन एफडी एंड पुट इट देयर। अगर आप समझ लीजिए सैलरीड मिडिल क्लास हैं और रिस्क नहीं ले सकते और आपको पता है मेरी जॉब की गारंटी नहीं है, आई ऑल्सो नीड टू हैव एन इमरजेंसी कैश, क्यों मुझे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या एक बेस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। खाते में अकाउंट में हमने पैसा रखेंगे तो उतना नहीं मिलेगा, एफडी इज बेटर, एफडीज या डेट फंड्स इज बेटर। में स्कीम्स हैं बहुत सारी, तो क्या पोस्ट ऑफिस में भी करना ठीक है? बिल्कुल, लोग पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं। आपके पोस्ट ऑफिस एमआईएस में 7.98 के आसपास आता है, लोग वहाँ डाल देते हैं। जो लोग किसान विकास पत्र होता है, इन्हें तो एक और चीज़ होती है जिसमें आप पकड़ लीजिए फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड जो डेट फंड ही कहा जाता है, आप समझो एफडी का ही पर्यायवाची है। मतलब
आप समझ लो एक तरफ से गवर्नमेंट का रूल ये होता है कि अगर आप एक फिक्स्ड ब्याज ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन बैंक के एफडी के थ्रू ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। वही ब्याज अगर आप किसी कॉर्पोरेट के थ्रू ले रहे हो, जैसे बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज की एफडी होगी, उसको कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन अगर आप यही फिक्स इंटरेस्ट बैंक के थ्रू ना लेके, बजाज या श्रीराम के थ्रू ना लेके, आप एक म्यूचुअल फंड से ले रहे हैं, से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड से, लेकिन फिक्स ब्याज मीन्स फिक्स इनकम प्रोडक्ट में डाल रहे हैं, उसको कहा जाता है डेट फंड या फिक्स्ड इनकम फंड। अब कैच क्या होता है, फिक्स्ड इनकम फंड आपके होम लोन की तरह होता है, मतलब फ्लोटिंग। उसका सिर्फ रूल ये होता है, इनकम टैक्स रूल ये कहता है कि भाई मैडम, अगर सरकार को पता है कि आपकी सैलरी कितनी है, मतलब टीडीएस कट रहा है सैलरी में, सरकार को पता है आपके पास रेंट कितना आता है या आपका एफडी का इंटरेस्ट कितना है, तो वो आपको टैक्स चिपका देगी कि मैडम आपको टैक्स देना ही देना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड इनकम डेट का, ये फ्लोटिंग होता है कि भाई मैं मिडिल क्लास हूँ, मैंने क्या किया, 5,000 की सिप मैंने एचडीएफसी डेट फंड में कर दी। देखिए इसमें कोई भी फंड में रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सपोज आपने कोई एचडीएफसी डेट फंड में ले लिया पैसा, जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। अब इनकम टैक्स क्या कहता है कि जब तक आप प्रॉपर्टी नहीं बेचते, जब तक आप फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड नहीं बेचते, तो जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपका कैपिटल गेन्स नहीं आया। क्योंकि आपका कैपिटल गेन्स नहीं आया तो आपको टैक्स नहीं पड़ा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप एफडी में फिक्स्ड इनकम में डालते हो, कहते हो नहीं रजत जी एफडी के अंदर तो मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड को समझता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड को समझते हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी से एक स्टेप अगर आप समझ लो एक हायर लेवल होता है फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड। अब फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड में यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एक सिंपल फार्मूला होता है। मतलब जैसे आईसीआईसीआई गिल्ड फंड पकड़ लो, कोई भी फंड जो 5-8 साल का होता है, लॉक इन कुछ नहीं, आप कभी भी जाओ कभी भी निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर पेपर 5 साल के थे। उससे ब्यूटी क्या होती है, जब जब आरबीआई अपना 0.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा ना, आपकी यील्ड 2.5% बढ़ेगी। मतलब आज की डेट में अगर आपने आईसीआईसीआई के फिक्स्ड इनकम फंड में पैसा डाला है, ठीक है, वो आपको दे रहा है 7% आपको मिल रहा है। अगले दिन जी निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.5 कम कर रही हूँ, तो जो आपको 7% रिटर्न मिल रहा है ना, वो आपको 9.5% हो जाएगा। आपको नजर रखनी पड़ेगी, नजर रखनी पड़ेगी। एफडी का आपने अवेयर इन्वेस्टर के लिए बेटर है। आपको मान लीजिए साल में 70,000 रुपए इंटरेस्ट मिला, हाँ, आपके पास पैसा है, उसमें आधा तो आपने टैक्स दे दिया, वो चीज़ है, ये भी होता है। तो फिर आप तो इस केस में फिर आप वो करते हैं कि भाई तो अब आजकल हम देखें क्योंकि सोशल मीडिया में तो ज्ञान का भंडार है, आपने कुछ भी टाइप किया आपको ये इन्वेस्टमेंट लगा, अच्छा दोस्त कर रहा है, ये रिलेटिव कर रहा है, उसको इतना मिला मैं भी कर देता हूँ, ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी चीज जो हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप बताना चाहें कि जो मार्केट में अभी इतना लोगों को नहीं पता है लेकिन बहुत ही सेफ ऑप्शन है या बढ़िया ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, कुछ ऐसा स्कीम आप बताना चाहें? मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज की डेट में अगर आप देखिए वी कैन नॉट रिकमेंड अ प्रोडक्ट, बट मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, एक मैं आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन दे सकता हूँ। अगर आप वो इन्वेस्टर हैं जो शाम को स्लीपलेस नाइट्स नहीं चाहते हैं और आपके पास अवेयरनेस नहीं है बिकॉज यू आर कॉट अप विद योर डेली कोर्स, आप अभी भी फिक्स डिपॉजिट्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, आप उसको लेके हाँ एक जो आपने पॉइंट बोला है, एक गुरु मंत्र मैं आपको बता देता हूँ जो लोग एफडी में करते हैं। सबसे लोग ज़्यादा फंसते कहाँ हैं, जब आप न्यूज़पेपर सुबह देखते हैं ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब सिंध बैंक, किसी ना किसी बैंक की एक एफडी लिखी होती है कि भाई 400 दिन की एफडी है, हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर आप उसी बैंक के पास जाएँ कि भाई मुझे 400 दिन के लिए मत दो, आप मुझे 2 साल के लिए दे दो, 3 साल के लिए दे दो, 5 साल के लिए दे दो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको 8% नहीं देंगे, 7.5 देंगे। अब कैच ये होता है कि लोग समझ नहीं पाते। इस पे मेरी ही मतलब मैंने भी अपने टाइम में गलती ये की थी, मैंने कहा चलो 400 दिन की एफडी कर लेंगे, जब रिन्यू होगा तो करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट क्या है कि अगर आप सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, ठीक है, मैं रजत दर हूँ, मैं आपके पास एफडी करने आऊँ, नो यू आर सिटिंग ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल एंड आई एम देयर। आपका फ़ायदा किस में है कि मैं रजत को कम से कम नहीं एफडी बेचने में तो आपका फ़ायदा है, लेकिन रजत को मैं कम से कम टाइम में निपटा दूँ। तो आप निपटाओगे कैसे? भाई रजत को बोलो कि भाई मैं तेरे को 7 की जगह 8% ब्याज दूंगी, तो 8% ले ले, लेकिन सिर्फ 400 दिन के लिए, उसके बाद तू तेरा मैं मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यों? आप जब मैं आपके पास एफडी करता हूँ, आप मुझे इंटरेस्ट दे रहे हो, तो मेरी एफडी आपके लिए लोन है, तो आप क्या करोगे, निपट जाओगे। लेकिन जब आप 5 साल या 4 साल की एफडी करते हो, बैंक कहता है कि नहीं यार मैं 5 साल इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकता। लेकिन वहाँ पे फ़र्क आता है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि अगर आज की डेट में आप एफडी बुक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं 1 साल की एफडी है 7% की और 0.25% की 5 साल की एफडी है, और अगर आपको 5 साल पैसा नहीं चाहिए या 5 साल के बाद बच्चे की शादी करनी है, सिंपली गो फॉर 5 ईयर एफडी।
क्योंकि उसका नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बढ़ जाता है ना। नहीं बढ़ता है, बैंक्स का यही तो कैच होता है, क्योंकि एफडी का नहीं, अभी तो है कि मिनिमम जो है 60 डेज करना है, 90 डेज करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। हाँ, लेकिन वो बैंक क्या करते हैं, बैंक का एक होता है प्रीमियम डिपॉजिट या स्पेशल डिपॉजिट। आप कभी भी देख लेना, 5 साल की एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी लेस देन, मेनी टाइम्स 90% ऑफ द टाइम लेस देन 1 ईयर और 2 ईयर। उसका कारण है बैंक जब आप हमेशा ऐसा नहीं होता। 99% ऑफ द टाइम यही होता है। अच्छा, एक दो सवाल और है, फिर हम इसको खत्म करेंगे। अब बिटकॉइन को लेके बड़ा था, पहले तो ऐसा हुआ कि जो मतलब जिनके पास बिटकॉइन था वो करोड़पति बन गए, है ना पहले। अब हमने देखा कि हर कोई बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है और बोल रहा है यार कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए, बिटकॉइन, ये मैं ये कह सकता हूँ कि भाई बिटकॉइन में एक बड़ी कोरोलरी है कि भाई आप सबसे सुंदर बीवी भी ले आओ और कहो कि वो नखरे भी ना करे, तो वो कैसे चलेगा। सो बिटकॉइन में इशू ये है कि आप देखिए, बिटकॉइन टोटली द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर नाउ। आप ये समझ लीजिए, इसमें भी फर्स्ट एंट्री मैकेनिज्म होता है, जिससे पहली बार पैसे बना लिए कुछ। देखिए, जैसे हम जब गुड़गांव में होते हैं, जो भी डीएलएफ के आज फ्लैट 100 करोड़ या 50 करोड़ के ले रहा है, और डीएलएफ का नाम है वो इसलिए है क्योंकि जब डीएलएफ ने पहली बार डीएलएफ साइबर सिटी बनाई, जो फर्स्ट टाइम घुसे, दे मेड हेल लॉट ऑफ मनी बिकॉज दैट वाज व्हेन डीएलएफ साइबर सिटी वाज कमिंग अप। हाँ, एग्जैक्टली। बिटकॉइन में भी वही हुआ, जब बिटकॉइन शुरू में आया इट वाज फैट, वो आया, लोगों ने पैसे भी बनाए। लेकिन अगर अब मैं इंडियन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में देखूँ, आज आपने सपोज एक स्टॉक खरीदा 1 लाख का, ठीक है, आपने 1 लाख का प्रॉफिट बुक किया, आपका कुछ स्टॉक लॉस में है, आपने प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉट्स को नलीफाई किया, आपने जीरो को आप अपने टैक्स को जीरो कर सकते हो। बिटकॉइन में अगर कल को आप पैसा बना भी लेते हो, आपने सपोज 1 लाख का प्रॉफिट किया और यहाँ से 1 लाख का लॉस किया, पहली बात सरकार ये कहती है कि भाई आप लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट नेट ऑफ नहीं कर सकते, तो मतलब जो लॉस्ट है वो मेरा लॉस, मैंने वो किया। अब प्रॉफिट है 1 लाख का, 1 लाख पे वो कहेंगे कि भाई मैं आपको 30% टैक्स करूँगा, तो आपने 1 लाख का लॉस अलग से बुक किया। और जो ये जो आप बिटकॉइन के लिए बात बता रहे हैं, जल्दी से, क्या ये एसआईपी के लिए भी लागू होता है? मतलब बिटकॉइन को बाई करना एसआईपी के थ्रू? नहीं, जैसे बिटकॉइन के साथ ये हुआ कि अब तो हर कोई एवरीवन इज इन्वेस्टिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सेम सिनेरियो एसआईपी के साथ है? क्योंकि आज जिसको पूछो वो एसआईपी कर रहा है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ सिंपल कह सकता हूँ, आजकल हर कोई एसआईपी कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, पैसा वही बनाएगा एसआईपी में, पैसा बनेगा एसआईपी में 100%, लेकिन पैसा सिर्फ उसका बनेगा जो 5 से 7 साल मार्केट में रहेगा, और जिसको समझ आएगी। प्रॉब्लम मालूम है क्या होती है? प्रॉब्लम जो टेन्योर हम एसआईपी का है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, कि जैसे हम 3 साल करते हैं, 5 साल, तो उसको फिर बढ़ा दे। बिल्कुल, आप बिलीव नहीं करोगे, वी हैव सीन इन्वेस्टर्स विद अस जिनकी 20-20 साल से एसआईपी चल रही है, और इस दौरान उन्होंने पोर्टफोलियो स्विच भी किया, विड्रॉ भी किया, बाकी भी किया, बट उनके फंड्स चेंज हुए। मतलब दे स्टार्टेड विद एचडीएफसी टॉप 200, फिर बिरला, फिर कुछ, दे नेवर एवर। लक भी है, लक। हाँ, मैं आपको एक चीज़ कह सकता हूँ, जो आपने लक की बात कही है, बिलीव यू मी, same stock, same fund, 2 different clients, one made money, one did not. We have seen people cash, पैसे की कमी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। एंड ये मैंने देखा है कि some people will always make money and some people will not make money। क्यों? Because of their behavior. Reason being, आपके पास 25 लाख रुपया महीने का है, आप इन्वेस्ट करोगे, आपके पास 1 करोड़ महीने आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मार्केट में 5% ऊपर नीचे हो गया, आप परेशान हो गए, आपने पैसा निकाला, यू विल नेवर मेक मनी। अगर आज बीवी ने हरी की जगह ग्रीन की जगह लाल साड़ी पहनी, एंड फिर आप सोचो से लाल क्यों पहनी, हरी क्यों नहीं पहनी, और आप हर किसी चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल, पैसा बना है, लोगों ने पैसा बनाया है। और आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, डू नॉट लुक योर पोर्टफोलियो एवरी मॉर्निंग। मैं उसका कारण बताता हूँ। सपोज आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, अब वो 11.25 है, 11.25 लाख है, आप सुबह उठे, आपने देखा यार ट्रंप ने अनाउंस कर दिया 20% टैरिफ, आपका पोर्टफोलियो है 2.25 लाख, यू विल फ्रेट ओवर, एंड व्हाट द नेक्स्ट थिंग यू विल डू, 3 महीने के बाद जैसे ही आपका 11.25 पोर्टफोलियो वैसे हो गया ना, 11.25 लाख, आप क्या करोगे? यार 1.5 लाख प्रॉफिट है, मैं बुक कर लूंगी। सो दैट इज वेयर वी डोंट मेक, दोज आर द इन्वेस्टर्स विच विल नेवर मेक मनी। पॉडकास्ट के जरिए बहुत लोगों को जवाब मिल गया होगा कि क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है और क्या क्या गलतियां हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है। अजित जी, आप हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, इट्स अ प्लेजर। तो आप कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसे लगा या आपके मन में कोई भी सवाल है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।